हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, जिसमें हमारा चैप्टर 9 इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सिविल एविएशन, मैरीटाइम एजेंडा एंड स्मार्ट सिटीज़ के बारे में। तो शुरू करते हैं सिविल एविएशन से। एविएशन सेक्टर की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में टोटल 13 मिलियन पैसेंजर्स ने ट्रेवल किया था एविएशन के थ्रू। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024 की 2024 की, तो 2024 का हमारा टारगेट है 140 मिलियन पैसेंजर्स का। राइट। इंडिया में टोटल कितने एयरपोर्ट्स हैं? तो 148 एयरपोर्ट्स हैं। इंडिया सीटिंग कैपेसिटी में थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में हम थर्ड लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ सीटिंग कैपेसिटी। लेकिन अगर हम बात करें सिविल एविएशन सेक्टर की, तो हमारी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसको अभी भी हमारे एविएशन सेक्टर में बहुत सारी अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत है। जैसे कि बहुत सारे नए टर्मिनल्स बनाने की ज़रूरत है। अभी 18 नॉन मेट्रो एयरपोर्ट्स की अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। एयर क्वालिटी को हमें इम्प्रूव करना है सो दैट कि हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है वो थोड़ा अच्छा हो सके। क्योंकि होता क्या है, जब एयर क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो नेविगेशन सर्विसेज भी अच्छी नहीं होती। आपने सुना होगा कि जब फॉग ज़्यादा होती है तो फ्लाइट्स अक्सर कर लेट हो जाती है। क्यों लेट होती है फॉग के टाइम पे? क्योंकि उस टाइम पे नेविगेशन में प्रॉब्लम्स आती है। तो फॉग के टाइम पे नेविगेशन में प्रॉब्लम्स आती है, तो अगर हमारी एयर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो उस केस में भी नेविगेशन में प्रॉब्लम्स आती है। इसीलिए अगर हमें अपने एविएशन सेक्टर को अच्छा बनाना है तो हमें अपनी एयर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना होगा। नए एटीएस ऑटोमेशन सिस्टम्स इंस्टॉल करने हैं। एटीएस क्या होते हैं? एयर ट्रैफिक सिस्टम। राइट। इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया था 2011 में। तो इसकी कुछ रिकमेंडेशंस थी, उसको हम देख लेते हैं। रिकमेंडेशन क्या थी कि जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है, एविएशन टरबाइन फ्यूल क्या होता है कि जो एक एरोप्लेन को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, उसको बोलते हैं एविएशन टरबाइन फ्यूल। तो एविएशन टरबाइन फ्यूल पे इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दी की थी कि हमारी सरकार को उस पर टैक्स थोड़ा कम करना पड़ेगा। हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है टैक्स ले रही है ना एटीएफ पे, एविएशन टरबाइन फ्यूल पे, तो वो टैक्स को थोड़ा कम कर दे, रैशनलाइज कर दे। इसके अलावा जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है उसमें एफडीआई अलाउ की जाए। फॉरेन एयरलाइंस की जो इन्वेस्टमेंट है उसको अलाउ किया जाए, उसको परमिशन दी जाए। और जो एटीएफ है, एविएशन टरबाइन फ्यूल है, उनको ये जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है ये कहाँ से आता है? ये हमारी जो एयरपोर्ट एयरलाइंस होती है ये कहाँ से बाय करती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट से बाय करती है। तो ये इन्होंने क्या बोला, इसने रिकमेंडेशन क्या दी थी वर्किंग ग्रुप ने कि जो हमारा फ्यूल है इसको हमारी जो एयरलाइंस है वो डायरेक्टली इंपोर्ट कर सके। इनको डायरेक्टली इंपोर्ट करने को की परमिशन दी जाए, अलाउ किया जाए कि ये अपने फ्यूल को डायरेक्टली भी इंपोर्ट कर सके। एयरलाइंस जो है वो अपने टर्न अराउंड प्लान्स प्रिपेयर करना शुरू कर दे। फेयर स्ट्रक्चर को रिव्यू किया जाए। जो एयरलाइंस के फेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अपनी सो दैट कि उनकी जो कॉस्ट आती है ऑपरेशन की उसको वो कवर अप कर सके। इसके अलावा इकोनॉमिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए बोला गया सो दैट कि जो एक्सेसिव प्राइसिंग है उसके रिगार्डिंग कुछ नई सजेशंस लाई जाए। राइट। नेक्स्ट बात करते हैं मैरीटाइम एजेंडा की। मैरीटाइम एजेंडा 2010-20 आया था। ये जो मैरीटाइम एजेंडा था इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारी मैरीटाइम क्या होता है? मैरीटाइम जो वाटरवेज है, वाटर रूट्स है, तो इसमें जो हमारी कैपेसिटी है इसको हमने इंक्रीज करना है। बेस्ट इंटरनेशनल पोर्ट्स बनाने हैं। बेस्ट इंटरनेशनल पोर्ट्स जो सी पोर्ट्स है वो इंटरनेशनली उनको अच्छा बनाना है, उनकी परफॉर्मेंस को हमें इंक्रीज करना है। तो ये जो मैरीटाइम एजेंडा है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इसके कुछ टारगेट्स रखे गए थे, टारगेट्स सेट किए गए थे कि 2020 तक जो हमारी पोर्ट कैपेसिटी है इसको हम इंक्रीज करेंगे 3130 मिलियन टन्स। राइट। इसमें जो 1280 मिलियन टन की कैपेसिटी है वो कहाँ से आएगी? नॉन मेजर पोर्ट से। ठीक है, वहाँ पे ट्रैफिक होगा। 1280 मिलियन टन्स की जो इसकी कैपेसिटी है नॉन मेजर पोर्ट्स की वो हम इंक्रीज करेंगे। आउट ऑफ दिस 3130 मिलियन टन्स की टोटल कैपेसिटी कितनी इंक्रीज करनी है? 3130 मिलियन टन्स की। राइट।
और इसकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, हमारी जो मैरीटाइम्स की जो सी रूट्स है, इनकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, इसको हम रिड्यूस करेंगे सो दैट कि हम अपने इंडियन पोर्ट्स को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना सकें। इसके लिए हम 2020 तक हम कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे? अराउंड 2,96,000 करोड़ तक की हम इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने अलग अलग मेजर और नॉन मेजर पोर्ट्स में, राइट। ज्यादातर जो ये इन्वेस्टमेंट आएगी ये कहाँ से आनी चाहिए? प्राइवेट सेक्टर से, जिसमें एफडीआई होगी। एफडीआई यहाँ पे इन्होंने मैरीटाइम सेक्टर में जो एफडीआई थी ये 100% तक यहाँ पे अलाउ कर दी गई है, और बाकी की जो इन्वेस्टमेंट है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू आएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करें, राइट। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो ट्रिपल P मॉडल पे ही रहेगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, कि होती क्या है और इसके टाइप्स क्या है, राइट। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन विल नॉट ओनली इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। अब जो प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन है, इसका ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ इन्वेस्ट ही करेंगी, इन्वेस्ट तो करेगी ही करेगी पोर्ट्स में, इसके साथ साथ जो पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इम्प्रूव करेगी, और ये जो पोर्ट है उसमें नई नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आएगी, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी इंट्रोड्यूस करेगा, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है। पब्लिक फंड्स की जो अगर हम बात करें तो पब्लिक फंड्स को कहां पे यूज किया जाएगा? इसको जो कॉमन यूज इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो कॉमन यूज इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना पोर्ट्स पे, उसके लिए हम यूज करेंगे पब्लिक फंड्स को। कॉमन यूज इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा हो गया? जैसे डीपनिंग ऑफ पोर्ट चैनल्स, रेल रोड कनेक्टिविटी। जैसे कोई पोर्ट है, पोर्ट तक पहुंचने के लिए रेल की कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि पोर्ट से क्या होता है, पोर्ट से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करेंगे। अगर हम बाकी की कंट्रीज में इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो पोर्ट के थ्रू हमारा इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, तो पोर्ट तक जो इंडिया से सामान जाएगा वो कहां से जाएगा? वो रेल के थ्रू जाएगा या रोड के थ्रू जाएगा? तो पोर्ट्स के साथ रेल की प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी चाहिए और रोड की भी प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और ये वाला जो खर्चा होगा ये कहां से होगा? पब्लिक फंड से होएगा, राइट। फिर नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी से पहले एक और छोटा सा है टॉपिक है जिसका नाम है टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं दे रखा है। टेलीकॉम सेक्टर के बारे में, टेलीकॉम सेक्टर में एक मॉडल आया था ट्रिनिटी मॉडल, जिसका पूरा नाम था जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी। तो इसमें क्या था? इसमें जनधन योजना आ गई। जनधन योजना में बैंक अकाउंट्स ओपन करवाए गए, बैंक अकाउंट्स को आधार के साथ लिंक कराया गया। डीबीटी स्कीम आई थी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसमें क्या था कि जो सब्सिडीज दी जाएगी वो डायरेक्टली लोगों के अकाउंट में ही ट्रांसफर करी जाएगी, और मोबाइल बैंकिंग लेकर आई थी हमारी सरकार। ये कुछ काम थे जो टेलीकॉम सेक्टर में हमारी सरकार ने किए थे। नेक्स्ट हम चलते हैं स्मार्ट सिटीज पे। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था स्मार्ट सिटी मिशन। ये जो स्मार्ट सिटी मिशन था ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलकर शुरू किया गया था। अब बात आती है स्मार्ट सिटी क्या होगी। स्मार्ट सिटी वो होगी जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी खासी हो, लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो, अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, और साथ साथ जो जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे लोकल एरिया की डेवलपमेंट हो रही हो, नई टेक्नोलॉजी आई और टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्मार्ट आउटकम्स हो, वो होगी एक प्रॉपर स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी के लिए कुछ टारगेट्स रखे गए थे। जो स्मार्ट सिटी मिशन आया था, ये स्मार्ट सिटी मिशन था SCM। इसके कुछ टारगेट्स थे। टारगेट्स क्या थे कि कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, लोगों को डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ दिया जाएगा, वहाँ के सिटीजन्स को, हमारे इंडियन सिटीजन्स को, जहाँ पे स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी तो लोगों को रहने के लिए क्लीन इन्वायरमेंट दिया जाएगा, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट होगा, और वहाँ पे जो भी काम होंगे उसके स्मार्ट सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे। तो बेसिकली स्मार्ट सिटी मिशन जो था इसका फोकस क्या था? इसका फोकस था सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना और इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना, मतलब हर एक सेक्टर की वहां पे डेवलपमेंट होगी जहां पे स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, राइट। तो स्मार्ट सिटी के अंदर कुछ और कोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, और ये जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, कौन कौन सी चीजें उसमें डेवलप करी जाएगी? एडिक्वेट वाटर सप्लाई, प्रॉपर वाटर सप्लाई यहाँ पे होगी, बिजली की सप्लाई होगी, पानी की सप्लाई होगी, सैनिटेशन साफ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपरली वहाँ पे ट्रीट किया जाएगा, एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, अफोर्डेबल हाउसिंग होंगी स्पेशली गरीबों के
लिए। नहीं तो होता क्या है, जो नॉर्मली अगर हम सिटीज की बात करें तो सिटीज में क्या होता है, सिटीज में जो लोग रहते हैं तो ये सिटी है, सिटी के आसपास स्लम एरिया डेवलप हो जाता है, क्योंकि सिटी में काम करने के लिए जो लोग आते हैं, जो गरीब लोग जैसे घरों में काम करते हैं या छोटे मोटे कोई भी काम सिटी में कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अब वो वहां पे घर इतने महंगे होते हैं अर्बन एरियाज में, तो घर तो वो अफोर्ड कर नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, सिटी के बाहर एक स्लम एरिया बन जाता है, धीरे धीरे वो वहां स्लम में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी में स्लम एरिया नहीं होगा। स्मार्ट सिटीज में क्या होगा, गरीबों के लिए भी अफोर्डेबल हाउसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर घरों में कोई काम करने के लिए आ रहा है तो उसके लिए भी प्रॉपर घर बनाया जाएगा, वो भी प्रॉपर घर में रहेगा, किसी स्लम से या झुग्गी झोंपड़ी से उठकर नहीं आएगा। आईटी कनेक्टिविटी होगी, डिजिटलाइजेशन होगा, गुड गवर्नेंस होगी, स्पेशली ई गवर्नेंस, सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करी जाएगी, और विमेन, चिल्ड्रन और स्पेशली जो एल्डरली पर्सन है, बूढ़े लोग हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा। प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, प्रॉपर हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, स्कूल वगैरह बनाए जाएंगे, जो एक स्मार्ट सिटी होगी, राइट। तो ये जो डेवलपमेंट हम स्मार्ट सिटीज की कर रहे हैं, तो इसकी एक स्ट्रेटेजी बनाई गई थी। तो स्ट्रेटेजी में क्या चीजें थी, स्ट्रेटेजीज में सबसे पहले आती है सिटी इंप्रूवमेंट, जिसको बोलते हैं रेट्रोफिटिंग, सिटी रिन्यूअल, रीडेवलपमेंट, सिटी एक्सटेंशन, ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट और पैन सिटी इनिशिएटिव इन विच स्मार्ट सॉल्यूशंस आर अप्लाइड। पैन सिटी इनिशिएटिव्स किए जाएंगे जिसमें स्मार्ट सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। अब बात आती है रेट्रोफिटिंग की। रेट्रोफिटिंग क्या होता है? रेट्रोफिटिंग होता है कि कोई एरिया है, ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग एरिया है, वहां पे सब कुछ अच्छा है, लेकिन वहां पे कुछ चीजें मिसिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिटी है, प्रॉपरली वेल प्लान्ड सिटी है, लेकिन वहां पे हॉस्पिटल की कमी है, हॉस्पिटल नहीं है। तो रेट्रोफिटिंग का मतलब क्या है कि वहां पे जो चीज मिसिंग है उसको बनाया जाएगा। हॉस्पिटल की कमी है, हॉस्पिटल नहीं है, तो वहां पे एक अच्छा खासा हॉस्पिटल बनाया जाएगा। रेट्रोफिटिंग विल इंट्रोड्यूस प्लानिंग इन एन एग्जिस्टिंग बिल्ट अप एरिया। एग्जिस्टिंग बिल्ट अप एरिया में ही नई प्लानिंग करी जाएगी, जो चीज मिसिंग है वहां पे उसको बनाया जाएगा, राइट। और जो रेट्रोफिटिंग में एरिया है वो कितना होगा, मोर देन 500 एकर्स। फिर नेक्स्ट आता है रीडेवलपमेंट। रीडेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जो पहले सिटी बनी हुई है वो अच्छे से नहीं बनी हुई, तो उसको तोड़ फोड़ के दोबारा से वेल प्लान्ड सिटी वहां पे हमने बनानी है। तो क्या है रीडेवलपमेंट? रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग बिल्ट अप इन्वायरमेंट, इनेबल को क्रिएशन ऑफ न्यू लेआउट विद इनहांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, मिक्स्ड लैंड यूज एंड इंक्रीज्ड डेंसिटी। तो हम जो पुरानी सिटी है उसको हम रिप्लेस करेंगे, वहां पे नई सिटी बनाएंगे, नया लेआउट बनाएंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अच्छा, हम वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जहां पे हमारी जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो ज्यादा आ सके, राइट। तो नए सिरे से हम नई सिटी वहां पे तैयार करेंगे। तो रीडेवलपमेंट में एरिया जो होगा मोर देन 50 एकड़ का होगा। इसमें अर्बन लोकल बॉडीज और जो सिटीजन्स है उनकी कंसल्टेशन से ही जो रीडेवलपमेंट का काम है वो किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट। ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट होता है स्मार्ट सॉल्यूशंस को इंट्रोड्यूस करना। स्मार्ट सॉल्यूशंस कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं गुड़गांव की। गुड़गांव की अगर हम बात करें, गुरुग्राम बोलते हैं वैसे अभी इसको, गुड़गांव को। तो गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो जहाँ पे क्या हो रहा है गुरुग्राम में कि आसपास का जो खाली एरिया पड़ा था, अब वहां पे भी नए नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, नई नई सोसाइटीज बन रही है, नए मॉल वगैरह, कुछ नई डेवलपमेंट हो रही है। तो ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट में क्या आता है कि जो सिटी बनी हुई है ना, तो उसी सिटी को और ज्यादा एक्सपैंड करना है, उसके पास जो खाली एरिया है वहां पे नए प्रोजेक्ट शुरू करने हैं। पहले सिटी का एरिया ये था, तो इसको अब हमें एक्सपैंड करना है एरिया को, राइट। तो जो वेकेंट एरिया है, वेकेंट एरिया में हम स्मार्ट सॉल्यूशंस लेकर आएंगे, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, प्रॉपर वहां पे उन प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करेंगे। लैंड पूलिंग और लैंड कॉन्स्टिट्यूशन का, अफोर्डेबल हाउसेस तैयार करना गरीबों के लिए, जो आसपास खाली एरिया पड़ा है तो उसको हमें यूज करना है, राइट। नेक्स्ट अगर हम फाइनेंस की बात करें तो जो मिशन था इसमें इनिशियली इन्होंने 100 सिटीज की बात करी थी, और जितनी भी स्टेट्स और यूटीज है, तो उसमें मिशन जो है इसमें जो पैसा है वो 100 सिटीज में कवर होएगा। तो ये जो 100 सिटीज में कवर किया जाएगा वो इक्विटेबली वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, राइट।
स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, स्मार्ट सिटीज मिशन की बात करें, तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है स्मार्ट सिटीज वाली। तो इस पे जो फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है वो कितना है, 48,000 करोड़ का ओवर द 5 ईयर्स, जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे अमंग द अर्बन लोकल बॉडीज। तो फर्स्ट फेज जो है इसकी स्मार्ट सिटी मिशन की, जो फर्स्ट फेज है इम्प्लीमेंटेशन की, इसमें 20 सिटीज शॉर्टलिस्ट करी जाएगी। 20 सिटीज में इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब हो क्या रहा है, बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं, रूरल से अर्बन माइग्रेशन बढ़ रही है। तो ज़्यादातर लोग क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड देखने के लिए, नई नई जॉब्स के लिए या कुछ एजुकेशन पर्पस के लिए लोग क्या है वो माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। तो उसके लिए अब अर्बन एरियाज की डेंसिटी बढ़ रही है, तो हमें अब जो स्मार्ट सिटीज बनानी है वो इस तरीके से बनानी है कि वहां पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है हम उसको भी बढ़ा सकें, राइट। क्योंकि पॉपुलेशन रूरल टू अर्बन माइग्रेट हो रही है, तो अर्बन एरिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो स्मार्ट सिटीज जो है वो इस तरीके से बनानी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पे हम एडजस्ट कर सके प्रॉपर वे से, राइट। और जो स्मार्ट सिटी होगा, स्मार्ट सिटी वो सारे लोगों के लिए ही अच्छा बनाया जाएगा, बेस्ट फॉर ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ सोशल स्टेटस, एज, इनकम लेवल, जेंडर। अब यहाँ पे ये नहीं होगा कि जो स्मार्ट सिटीज है वहां पे एक लोग तो है वो बहुत अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हैं, दूसरी साइड एक साइड पे स्लम एरिया बना रहा है, वहां पे लोग गंदगी में रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्मार्ट सिटीज में जो सैनिटेशन फैसिलिटीज है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज जो भी है वो सब लोगों को इक्वल दी जाएगी। ऐसे नहीं है कि आधे घरों तक पानी पहुंच रहा है, आधे घरों तक पहुंच ही नहीं रहा है, आधे लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, बाकी के लोग अंधेरे में बैठे हैं, ऐसा नहीं होगा। स्मार्ट सिटी में इक्वली सब लोगों को ट्रीट किया जाएगा, जो भी फैसिलिटीज दी जा रही है वो इक्वली सबको दी जाएगी, राइट। और इसमें स्मार्ट पीपल का इन्वॉल्वमेंट भी होगा, जो आम लोग हैं उनकी डिसीजन मेकिंग ली जाएगी, उनके इन्वॉल्वमेंट होएगी, उनसे प्रॉपर मतलब डिसीजन मेकिंग में उनकी पार्टिसिपेशन होएगी। जब से ये मिशन लॉन्च हुआ है तब तक 100 सिटीज में से ये जो कुछ इसमें से 5151 प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, जिन पे काम चल रहा है वो इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज में है। तो इसमें से 1290 प्रोजेक्ट्स जो है अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 25% जो टारगेट है स्मार्ट सिटीज का वो कंप्लीट हो चुका है, बाकी का अभी भी चल रहा है, ऑपरेशनल है, राइट। इसके अलावा अगर हम स्मार्ट सिटीज की बात करें तो स्मार्ट सिटीज से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स हमारी गवर्नमेंट लेकर आई थी। 2016 में कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आई थी, जिसमें एक थी स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन का एम क्या था, इंडिया, मेकिंग इंडिया फ्री फ्रॉम ओपन डेफिकेशन, टॉयलेट्स वगैरह बनानी, इंडिया को डेफिकेशन, ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना, ठीक है। ऐसे नहीं है कि लोग जैसे खुले में ही चले जाते थे टॉयलेट पहले, तो अभी प्रॉपर जो शहरों में भी है, जहाँ स्लम एरिया में भी लोग रह रहे हैं, तो वहां पे भी प्रॉपर टॉयलेट्स बनाई जा रही है। तो इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना इसका टारगेट है स्वच्छ भारत मिशन का। और जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है ये 4041 टाउन्स में, सिटीज में इसको 100% साइंटिफिकली मैनेज करना, राइट। इसके अलावा एक मिशन आया था, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना आई थी। इसका एम क्या था, इसका एम था कि हमारी जो इंडिया की हेरिटेज सिटीज है उनको रीडेवलप करना, उसको रीडेवलप नहीं बोलेंगे, रिवाइटलाइज करना और उनको प्रिजर्व करना। क्योंकि जो हमारी हेरिटेज सिटीज है कहीं ना कहीं वो खत्म ना हो जाए, तो उनको हमें प्रिजर्व करने की जरूरत है, उनको हमें रिवाइटलाइज करने की जरूरत है। इसमें से टोटल कितनी सिटीज आई है, इसकी जो फर्स्ट फेज है, ये जो नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना है, इसकी फर्स्ट फेज में 12 सिटीज को यहाँ पे इन्होंने लिया है। कौन कौन सी है ये 12 सिटीज, अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बदामी, द्वारका, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलांकनी, कांचीपुरम, गया एंड वरंगल, राइट। फिर नेक्स्ट योजना है अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका एम क्या था, इसका एम था इम्प्रूविंग बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन 500 सिटीज और टाउन्स। जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना, तो इसका नाम क्या रखा गया था, मिशन सिटीज और मिशन टाउन्स। ये क्या है, जो अमृत स्कीम है ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। हमारी सेंटर की सरकार, राज्य की सरकार और लोकल बॉडीज जो है तीनों मिलकर इस पे खर्चा कर रही है।
इसके अलावा और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमारे गवर्नमेंट ने लिए हैं रिगार्डिंग स्मार्ट सिटीज़, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन हो गया, आईटीएस इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया। तो अगर हम बात करें डिटेल में स्मार्ट सिटीज़ की तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो जो भी अब देखो स्मार्ट सिटीज़ को लेकर जो भी नई स्कीम आती है, लेटेस्ट स्कीम आती है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो पुरानी स्कीम है उससे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो लेटेस्ट स्कीम से ही आएंगे। जो पुरानी स्कीम है उनमें से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएंगे, उनमें से सिर्फ तब क्वेश्चन आएंगे अगर वो प्रेजेंटली किसी ना किसी काम के लिए फेमस हुई है, अगर उसके अंडर कोई काम हो रहा है या वो न्यूज़ में है तब वो एग्जाम में आ सकती है। अदरवाइज पुरानी स्कीम जो होती है वो रेलेवेंट नहीं होती, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रिपल पी मॉडल के बारे में। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है, इसके टाइप्स क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।